अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। और जैसे-जैसे ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस आपके जो डिजिटल पेमेंट्स उनके बढ़ने की रफ़्तार बढ़ी है, साथ में ही बढ़े हैं क्या? हमारे जो फ्रॉड्स होते हैं। यानी कि जो डिजिटली फ्रॉड कर लिए जाते हैं या फिर जो पैसा इस तरह से आपका किसी और गलत पर्सन को ट्रांसफ़र करवा लिया गया। कुछ इस तरह से जो साइबर फ्रॉड्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ-कुछ अलग-अलग तरह के पेमेंट फ्रॉड्स। अब एक सरकार सोच रही है कि जो पेमेंट फ्रॉड्स इतने ज़्यादा हैं, उसको कम करने का एक तरीका क्या हो सकता है कि मान लो एक पर्सन यहाँ पर है और ये किसी दूसरे पर्सन को पैसे भेजना चाह रहा है, लेट्स से यूपीआई के माध्यम से। अब आज तक ना इन दोनों बंदों ने कभी एक-दूसरे को पैसे नहीं भेजे, कभी भी नहीं, पहली बार भेज रहे हैं। तो अगर ये पहली बार भेजेंगे एक-दूसरे को पैसा और वो पैसे की अमाउंट ₹2000 से ज़्यादा होगी, तो ऐसे केस में ना 4 घंटे का डिले हो सकता है। रीज़न बीइंग देखो फ्रॉड कम करने की कोशिश है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी एक अमाउंट 2 बंदों के बीच में ट्रांसफ़र होगी और उनकी कोई ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री भी नहीं थी। कभी आज तक उन्होंने एक-दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं किया था। तो ये सरकार विचार कर रही है। कुछ लोगों का मानना है कि अच्छी बात है थोड़े फ्रॉड्स इससे कम हो पाएँगे। व्हेयर एज़ ऑन द अदर हैंड कुछ लोग मान रहे हैं कि इससे जो डिजिटल पेमेंट्स है ना, उसको हो सकता है एक धक्का लगे। रीज़न बीइंग कि आप देखो आज आप लोग यूपीआई क्यों ट्राई करते हो या क्यों इतना ज़्यादा यूपीआई आप यूज़ करते हो? रीज़न बीइंग कि सामने वाले को उसी टाइम पैसा पहुँच गया, आप भी खुश, वो भी खुश, ठीक है ना? तो छोटे पेमेंट्स के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल रहेगी अभी। ठीक है, बट सरकार बोल रही है कि ₹2000 से ज़्यादा जो बड़े अमाउंट वाले ट्रांज़ैक्शन होंगे ना, उनमें एक डिले देखने को मिल सकता है, तो दैट कैन बी वन ऑफ द थिंग्स जो कि फ्यूचर में हमें देखने को मिले फ्रॉड्स को रोकने के लिए। उसी तरह से देखो जो वर्कर्स थे हमारे फँसे हुए, डेफ़िनिटली उनको रीच आउट करने का काम अभी भी जारी है, ठीक है? मैनुअल रनिंग अब चल रही है ताकि कोशिश की जाए उनको जल्दी से जल्दी वहाँ तक पहुँचने की। तो दोस्तों डेट है आज की 28 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। कल देखो गुरपुरब था, ठीक है ना? तो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुरपुरब के मौके के ऊपर सबको बधाई दी गई। तो यहाँ पर हम थोड़ा ना गुरु नानक देव जी के बारे में जान लेते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गुरु नानक देव जी के बारे में तो इनका जन्म 1469 के अंदर हुआ इन तलवंडी रायपुर विलेज इन नियर लाहौर, जिसको बाद में नाम कर दिया गया क्या ननकाना साहिब। इनकी अगर हम बात करें ना तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। आप देखते हो कि जो सिखिज़्म के फाउंडर हैं वो गुरु नानक देव जी है, फर्स्ट सिख गुरु हुए हैं ये, ठीक है ना? तो इन्होंने लगभग 974 जो आपके धार्मिक गीत होते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के लिए, उनको यहाँ पे इन्होंने कंपोज़ किया। बाद में क्या होता है ना, इसको आप थोड़ा समझना, अर्जन देव जी, जो कि 5वें गुरु थे सिखों के, उन्होंने जब आदि ग्रंथ को कंपाइलेशन करी, वहाँ पर इनकी कंपोज़िशंस, गुरु नानक देव जी की कंपाइलेशंस को वहाँ पे डाला गया। फिर साथ ही साथ जब 10th गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी इनके जो विचार थे, उनको यहाँ पे इंक्लूड करा गया। तो इनके विचार देखो बहुत ही सिंपल थे, मैं आपको अगर बताऊँ इनके विचार यही थे कि दुनिया में ना इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको समानता होनी चाहिए। भगवान का वननेस ऑफ गॉड के अंदर इनका बिलीफ था और साथ ही साथ ये निर्गुण भक्ति के सेंट थे। आप देखते हैं ना जैसे कबीर जी भी निर्गुण भक्ति के ही बिलॉन्ग करते थे। तो निर्गुण भक्ति बेसिकली वो होती है जहाँ पर आप किसी फॉर्मलेस गॉड को यहाँ पे वर्शिप करते हो। यहाँ पर आप उसका कोई फॉर्म नहीं होती। जो फॉर्म के अंदर बिलीव करते हैं उनको तो सगुन बोलते हैं, कि उनकी कोई मूर्ति पूजा हो गया, उस तरह की चीज़ें या फिर किसी भगवान को एक फॉर्म के अंदर पूजना, वो तो सगुन हो गया। पर यहाँ पर आप कबीर जी की बात कर लो, आप गुरु नानक देव जी की बात कर लो, ये ऐसा मानते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान आपके मन के अंदर है, आप उनको पूजिए, ठीक है ना? तो उसी को निर्गुण भक्ति हम यहाँ पे कह सकते हैं। साथ ही साथ इनके कुछ पॉइंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लें। एक था इनका कॉन्सेप्ट नाम जपना। नाम जपना इज़ मेडिटेशन ऑन गॉड्स नेम, ठीक है? जैसे आजकल भी आप सिखिज़्म में के अंदर देखते हो ना, सतनाम वाहेगुरु जैसे बोला जाता है। कहीं न कहीं वो क्या है, वो भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश है। भगवान का बार-बार नाम लेकर आप भगवान को अपने साथ में रखते हो, ठीक है? दैट इज़ नाम जपना। उसी तरह से किरत करनी, किरत इज़ वर्क, ठीक है? जब हम बात करते हैं ना किरत, किरत काम को डिनोट करता है, तो वो आप जो काम कर रहे हो, हार्ड वर्क करो, आप अपना ऑनेस्ट काम करो, ये यहाँ पे उन्होंने बात करी है कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कीजिए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ यहाँ पे काम कीजिए। थर्ड पॉइंट है इनका वन छकना। वन छकना इज़ लाइक आप जैसे इनका कॉन्सेप्ट है लंगर का, तो लंगर का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर खाएँ, ठीक है? दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड लंगर एंड वनचकना। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनका ना कॉन्सेप्ट जो है, जैसे संगत का कॉन्सेप्ट हो गया। संगत क्या होता है? संगत होता है एक एसोसिएशन, सब लोग मिलकर साथ में, ठीक है ना? साथ में आते हैं अच्छे लोग, ठीक है? तो कहीं न कहीं अलग-अलग काम करते हैं, तो वो हो गया संगत।
और जब पंगत, एक होता है पंगत का अर्थ होता है एक सेम रो, रो होता है एक जो लाइन। तो जब हम लंगर खाते हैं तो लंगर के अंदर सब लोग एक ही रो में बैठकर खाते हैं। उसमें अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, किसी भी कास्ट का होता है, कोई भी हो सकता है बेसिकली। तो वहां पर उस रो में जब हम बैठते हैं ना, तो सबके लिए समानता होती है। तो लंगर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में हम साथ मिलके वंड छकना हो गया, एंड साथ ही साथ एक ही रो में बैठ के खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारा इक्वालिटी की यहाँ पे बात करते हैं, कम्युनिटी सर्विस की यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बात करी हुई है। तो इनकी डेथ हमें देखने को मिलती है 1539 के अंदर, करतारपुर पंजाब के अंदर। करतारपुर के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखो, करतारपुर कॉरिडोर भी काफी बार न्यूज में रहता है। एक्चुअली में आप नोटिस करना, तो यहाँ पर हमारा एक करतारपुर कॉरिडोर है। एक साइड आपका पाकिस्तान आ गया, एक साइड आपका इंडिया आ गया। तो यहाँ पर इंडिया वाली साइड है आपका क्या, डेरा बाबा नानक, और उधर पाकिस्तान वाली साइड है गुरुद्वारा दरबार साहिब। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये कौन सी नदी है, यहाँ से आती है आपकी रावी नदी के किनारे आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो करतारपुर आपका वेस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी के 18 जो आखिरी साल थे वो यहाँ पे गुजारे हैं। ठीक है ना। तो गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक 1 किलोमीटर है आपका इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से, ईस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी पे गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो, जो हम चीजें डिस्कस करते हैं इसका नाम तो क्या है, हमारा प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन है कि नहीं। पर आप नोटिस करो, इस साल का जो मेंस का पेपर ये है 2023 का मेंस का पेपर, जनरल स्टडीज पेपर 4, जो एथिक्स का पेपर होता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो क्या लिखा है। वॉट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, एक्सप्लेन देयर रेलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। क्या आप मुझे बताओ, हमने जो अभी डिस्कस किया, कि इसको पढ़कर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, लंगर पंगत और संगत का कॉन्सेप्ट नहीं बता पाओगे, नाम जपना, किरत करना, वंड छकना, इनका आप क्या कॉन्सेप्ट नहीं बता पाओगे, बिल्कुल बता पाएंगे। तो डेफिनेटली वननेस ऑफ गॉड, ये सारी टीचिंग्स हमने डिस्कस करी हैं। तो एक्चुअली नाम भले ही हमारा यहाँ पे प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन है इस चीज का, पर कहीं ना कहीं मैंने इस बार खुद देखा कि बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन ना आपके यहाँ से सॉल्व हो सकते थे। डेफिनेटली बहुत सारी प्रीलिम्स पर ऐसी चीजें हैं जो मेंस में हेल्प कर जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आप मेंस के लिए पढ़ते हो उनका आपका प्रीलिम्स में काम आ जाता है। तो इस तरह से ना अच्छे से पढ़ोगे तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है। आगे चलने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देखो, हमारी टीम की तरफ से बहुत ही अफोर्डेबल एंड क्वालिटी ऑप्शनल्स ऑफर किए जाते हैं, राइट, जो कि आज से स्टार्ट भी हो रहे हैं। तो आप जो डिफरेंट डिफरेंट इनके फीचर्स है, जैसे आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी साथ में इनके साथ अवेलेबिलिटी उनकी हो जाती है। प्रॉपर इवेल्युएशन होता है टेस्ट का, साथ ही साथ आपको रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। और जो फैकल्टीज है ना, वो आपको क्लासेस के अंदर ही यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि एग्जाम की क्या डिमांड है। ठीक है। तो 28 नवंबर से, यानी कि आज से ये हमारे कुछ ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर इन ऑप्शंस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट डेफिनेटली करना। नंबर क्या है, 7007931912। ठीक है, 7007931912। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि एक महिला को मार दिया गया वहां पे टाइगर के द्वारा। ठीक है ना, इस एरिया के अंदर। तो थोड़ा सा इसकी लोकेशन हमें यहाँ पे जाननी पड़ेगी। लोकेशन क्या है इसकी, आपको ये मैसूर के पास में आपको देखने को मिल जाएगा, कर्नाटका में, जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इनफैक्ट ना, अगर आप कभी कर्नाटका से केरला वाली साइड पे आते हो, तो वो पूरा एरिया ना वो बांदीपुर टाइगर नेशनल रिजर्व से आता है। ठीक है, जो आपका हाईवे वहां से निकलता है ना, तो वो बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो एक्चुअल में 1973 के अंदर जब प्रोजेक्ट टाइगर था ना, तो उसके अंतर्गत जो सबसे पहले 9 रिजर्व्स बनाए गए, उनमें से एक कौन सा था, उनमें से एक आपका बांदीपुर भी था। तो हुआ क्या, एक्चुअल में पहले वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क हमें देखने को मिलता था, उसका ज्यादातर एरिया यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड किया, एंड बाद में इसका नाम बन गया क्या, बांदीपुर नेशनल पार्क। अब इस एरिया की बात करें ना, दरअसल ये पार्ट आता है आपका किसका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका 1986 के अंदर पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर तमिलनाडु हो गया, केरला, कर्नाटका, ये 3 स्टेट्स में आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट ना, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन आई थिंक 2019 में पूछा हुआ है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपके यहाँ पे आपका नागरहुल नेशनल पार्क आ गया, मुदुमलाई नेशनल पार्क आ गया, वायनाड, ये सारे आसपास के पार्क हैं बांदीपुर नेशनल पार्क के, जो आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आप यहाँ पे देख लो, जैसे काबनी रिवर है नॉर्थ के अंदर इस पर्टिकुलर पार्क के, एंड मोयार रिवर आपको साउथ में देखने को मिल जाएगी, और जो नुगु रिवर है वो इस बांदीपुर नेशनल पार्क के अक्रॉस होके गुजरती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, फैक्चुअल है, बट अपने आप में इंपॉर्टेंट डेफिनेटली बन जाते हैं। और यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पर टाइगर्स और एलिफेंट तो है ही हैं, इसके अलावा आपके स्लॉथ बियर, गॉड्स, इंडियन रॉक पाइथन्स, जैकाल्स, मगर,
और 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, ये सारे आपको देखने को मिल जाएँगे। तो टाइगर और एलिफेंट तो डेफ़िनिटली है ही हैं, और प्रोजेक्ट टाइगर तो आपको पता ही है। बांदीपुर के अंदर अगर आप और देखो, अगर हम टिम्बर ट्रीज़ की बात करें तो टीक हो गया, रोज़वुड हो गया, सैंडलवुड, ठीक है? तो इस तरह से डिफरेंट-डिफरेंट आपको ये मेजर आपको टिम्बर ट्रीज़ भी देखने को मिल जाएँगे। अब ये तो हमने चलो पढ़ा ही पढ़ा, इसके साथ में एक चीज़ हमें और पढ़नी है, वो है लार्जेस्ट टाइगर रिज़र्व। सर ये क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ना आपके मध्य प्रदेश के अंदर एक दमोह डिस्ट्रिक्ट है, वो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व बनने जा रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या, बनने जा रहा है क्यों? क्योंकि अगले आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो सरकार ने ऐसा डिसाइड किया है कि जो नौरादही सेंचुरी थी, उसको हम यहाँ पर मर्ज कर देंगे किसके साथ? दुर्गावती सेंचुरी के साथ, जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इस वजह से दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो टाइगर रिज़र्व है ना, जो बनने जा रहा है, ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व बन जाएगा। राइट? तो नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये लगभग 1197 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉरिडोर की तरह काम करेगा बिटवीन पन्ना एंड सतपुरा रिजर्व। बेसिकली इसके बारे में भी आपको थोड़ा एक आइडिया पता होना चाहिए, नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, और रानी दुर्गावती तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और समझनी है, वो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि टाइगर रिज़र्व की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर भी जब हमने डिस्कस किया बांदीपुर नेशनल पार्क में, तो वहाँ पर भी टाइगर्स की बात हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें, तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1973 के अंदर, कहाँ से? फ्रॉम द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर इसीलिए स्टार्ट किया गया ताकि हम ना अपने जो टाइगर्स हैं, उनको एक तरह से कंज़र्व कर पाएँ, उनकी जो पॉपुलेशन है, उनको यहाँ पे मेंटेन कर पाएँ। तो यहाँ पर इन्होंने टाइगर का कंजर्वेशन तो किया ही किया, बट एट द सेम टाइम उनकी नेचुरल हैबिटेट का भी प्रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। टाइगर के बारे में अगर बात करें, तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में देखने को मिलते हैं। आईयूसीएन स्टेटस इनका एंडेंजर्ड हो जाएगा, एंड साथ ही साथ साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 में आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ओनाटुकुरा सीसैम के बारे में। देखो ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है। एक्चुअली क्या हुआ, ये न्यूज़ स्किप हो गई थी। फिर संडे को मैं बैठ के देख रहा था कि कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जो हमने स्किप कर दी। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार, ये वाली न्यूज़ रह गई है, तो इसको हम आज कवर कर रहे हैं। पहली बात तो आप सीसम समझो। सीसम किसको बोलते हैं? आप बोलते हैं जो तिल नहीं होते? हाँ जी, इस तरह से। तो तिलों को बोलते हैं यहाँ पे सीसम। तो जो अनाटुकुरा सीसम है ना, इसको यहाँ पे जीआई टैग मिल गया है। तो जीआई टैग सर कहाँ का मिला है? ये मिला है आपका केरला के अंदर। ठीक है ना? तो आप इसका नाम ध्यान रखना कि कहाँ से है ये, दिस बिलोंग्स टू केरला। तो यहाँ पर इसको जीआई टैग मिला है। तो जनरली इसको ना ग्रो किया जाता है, लगभग 600 हेक्टेयर का एरिया है आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, एलापुआ हो गया, कोलम हो गया, ठीक है ना? इसको एलिप्पी भी बोलते हैं, ठीक है? ये एलिप्पी वाला ही एरिया जहाँ पे बैक वाटर्स होते हैं, उसी को अलापुआ बोला जाता है। वहाँ पे एरिया के अंदर काफ़ी अच्छा एरिया है। कोलम हो गया आपका, और आपका पंथरमिता, ये पर्टिकुलर जो एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर आपको ये अनातुपुरा जो सीसम है आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो तिल है ना, ये अपने आप में बहुत हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी ये बीमारियों को ट्रीट करता है, और आपकी स्किन प्रोटेक्शन भी करता है। वो कैसे सर? जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आपने इस डिजीज़ का नाम सुना है? रूमेटिज़्म? नहीं सर, हमने नहीं सुना। अरे गठिया सुना है, गठिया? हाँ जी, वो सुना है। तो एक्चुअली उसी को बोलते हैं। जब आपके मसल्स के अंदर, आपके जॉइंट्स के अंदर पेन वगैरह होती है ना, उस पेन को ट्रीट करने के अंदर ये जो पर्टिकुलर नाटुकुरा सीसम है, ये बहुत हेल्प करता है। इवन ये स्किन प्रोटेक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका रोल है। ठीक है ना? तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए इवन इसको पहले भी ना यूज़ किया जाता था। अगर आप हिस्ट्री में जाएँगे ना, तो हिस्ट्री में भी आपको इसके मेंशन आपको देखने को मिल जाएँगे, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आपको विटामिन ई देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट देखने को मिल जाएँगे, ओलिक एसिड हो गया, ठीक है ना? तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स आपको देखने को मिल जाएँगे, जिस वजह से हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। जीआई टैग्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना? हमने बहुत बार डिस्कस किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दार्जिलिंग टी के बारे में हमने ज़िक्र किया हुआ है, ठीक है? आपका उसी तरह से तमिलनाडु के अंदर आपके जो डिंडीगुल लॉक्स होते हैं, तो और पंजाब के अंदर जैसे फुलकारी हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है ना? तो वहाँ के ज्योग्राफिकल ओरिजिन की वजह से ना उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंस आ जाती है। ये जो सारे एग्ज़ाम्पल्स थे इसी वजह से ना, क्योंकि उनकी जो क्वालिटीज़ है कहीं न कहीं उनके कुछ ज्योग्राफिक ओरिजिन की वजह से यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ओनाटुकरा सीसम क्या है? आपका एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही है। फूड स्टफ हो सकते हैं, ठीक है ना? उसी तरह से आपके वाइन, स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये भी हो सकते हैं, क्योंकि आप देखो फुलकारी हो गया, आपकी डिंडीगुल लॉक्स हो गया, ये कोई खाने के प्रोडक्ट्स थोड़ी है, पर कहीं न कहीं आपके बाकी चीज़ों के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। इंडिया में जो जीआई एक्ट है ना, उसके अंतर्गत ये रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होता है, इसके अंतर्गत वर्क करता है, और यहाँ पर जो आपका पेरिस कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे जीआई बन जाता है।
आगे चलते हैं, अंकुर वाट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो अंकुर वाट जो है ना आपका कंबोडिया के अंदर, उसको माना जा रहा है कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। पहले ये 8वां अजूबा इटली के पोम्पई को माना जाता था, पर अब बोला जा रहा है कि जो 8वां अजूबा है वो अंकुर वाट है, जो कि आपका कंबोडिया के अंदर स्थित है। देखो दरअसल में ना अंकुर वाट के रिगार्डिंग अगर मैं बताऊं, पहले तो कंबोडिया आपको पता लग गया कि हाँ ये कंबोडिया के अंदर है। ये पहले ना हिंदू मंदिर हुआ करता था, हिंदू टेम्पल, पर बाद में इसको यहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया। समझे इस बात को? तो जो पहले इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था वो हुआ था 12वीं सदी के अंदर बाय किंग सूर्यवर्मन टू। ठीक है ना? उनके टाइम के ऊपर यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शन किया गया। तो ये एम्पायर कौन सा था? खाइमर एम्पायर। खाइमर एम्पायर मतलब कैम्बोडियन एम्पायर के द्वारा यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको हिंदू मिथ्स भी और बुद्धिस्ट मिथ्स भी दोनों के दोनों यहाँ पे इसकी वॉल्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इसका जिक्र है, मतलब इसकी लिस्ट के अंदर ये आता है, और बहुत ही अपने आप में रिलीजियस साइट आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक्चुअली में नोटिस करो ना इसको ना जब हम बात करते हैं इस मंदिर की, तो इस मंदिर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि एक ना माउंट मेरू है। सर ये माउंट मेरू क्या चीज़ है? एक्चुअली माना जाता है कि जो भगवान है ना, वो भगवान भी कहीं रहते हैं। तो इनके हिसाब से भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं माउंट मेरू में। समझे इस बात को? तो मिथिकल अबॉर्ड है, ऐसा माना जा रहा है कि वहां पे जो भगवान का निवास स्थान है वो कहाँ पर है? माउंट मेरू में। तो उस हिसाब से इसको जो सेंट्रल टेम्पल है उस हिसाब से बनाया गया है कि माउंट मेरू की शेप के अंदर है। और इसके आसपास आपको टावर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि माउंट मेरू के समिट्स होते हैं। और कुछ आपको दीवारें मिल जाएंगी। बोला जाता है कि जो दीवारें हैं ना वो वहाँ की माउंट मेरू की माउंटेन रेंजेस हैं। और साथ ही साथ ना आपको दिख जाएगा यहाँ पे मोट। मोट मतलब एक तरह से समुद्र होता है बेसिकली। ये जो किला बनाया गया ना अंकुर वाट का, इस किले के आसपास आपको हर जगह पानी 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 देखने को मिल जाएगा। उसको क्यों बनाया गया है पानी को? तो पानी को एक्चुअली इसलिए बनाया गया है क्योंकि माउंट मेरू जो कि भगवान का निवास स्थान माना जाता है उनके द्वारा, उस माउंटेन के आसपास पानी है, समुद्र है। तो एक्चुअल में ये बिल्कुल जो बनाया गया है ये पानी वगैरह, ये उसी लिए बनाया गया है ताकि ये माउंट मेरू को एक तरह से डिपिक्ट कर पाए। आई होप आपको अंकुर वाट के बारे में सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। एक मैं क्वेश्चन अलग से दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन भी कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे था। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और भी जिक्र करेंगे कल। एक बार आप मुझे इसका आंसर बताना और बाकी क्वेश्चंस का भी फिर कल अकॉर्डिंगली इनको डिस्कस कर लेंगे। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर बताता हूँ। लुचित बरफुकान के बारे में डिस्कस किया था, तो ये कह रहे हैं बैटल ऑफ पानीपत। अरे कैसी बात कर दी, बिल्कुल ही गलत बात है। बैटल ऑफ कौन सी थी? सराई घाट थी, जहां पर इन्होंने अपनी जो ट्रूप्स थे उनको यहाँ पे विक्ट्री दिलाई। माड़िया कम्युनिटी के बारे में तो आपको मेजरली सदर्न इंडियन स्टेट्स के अंदर देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक बात है। सर्ट इनकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, आपकी जो मीटी मिनिस्ट्री होती है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत ही आता है। कास्ट जेवी थेरेपी जो थी वो डेफिनेटली हमने पढ़ा था, थैलेसीमिया पढ़ा था, और आपका जो सिकल सेल वाला पढ़ा था, तो वहां पर देखने को मिलता है। तो ब्लड ट्रांस डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये बात अपने आप में करेक्ट हो जाएगी। दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ एमसीक्यू के फॉर्म के अंदर। पहला है आपका आईएसओ के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ट्राई करना क्या आंसर आएगा। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा थोड़ा मैपिंग पर्सपेक्टिव से। हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है, जहां पर हमने अंडमान एंड निकोबार की मैपिंग पढ़ी थी। बट ठीक है, एक तरह से रिवीजन हो जाएगी और आप भी चेक कर लेना कि कितना आपको चीजें याद है। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक्चुअली हुआ पता क्या है, अभी रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, ताकि हम कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम कर पाएं और इनका एक प्रॉपरली सप्लाई चेन बनाकर प्रॉपरली इनकी रिगार्डिंग इनोवेशन कर पाए। तो एक्चुअल में ना हमारे और इंडिया और ईयू के बीच में एक टीटीसी है। टीटीसी क्या है? ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ठीक है, इनकी जब मीटिंग हुई ना, तो उस मीटिंग के अंदर यही बात करी गई कि कैसे हम एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, कैसे बेस्ट प्रैक्टिस एक दूसरे को बता सकते हैं, कैसे R&D हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, ताकि सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हैं हम उनको बेहतर कर पाए। तो जब टीटीसी है ना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले भी इंडिया और ईयू के बीच में एक टीटीसी मीटिंग हो चुकी है, ये दूसरी टीटीसी मीटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। राइट। तो इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो टीटीसी के बारे में, तो पहली मीटिंग इसकी बेल्जियम ब्रसल्स के अंदर हुई थी। तो यूरोपियन यूनियन की ऐसी एक टीटीसी जो है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, जो यूएस के साथ भी है और इंडिया दूसरी ऐसी कंट्री हमें देखने को मिल जाएगी। बेसिकली काम यही है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेसिफिक फोकस है हमारा, उसको कैसे हम इनहेंस करें, इस वजह से ये काउंसिल यहाँ पे बनाई गई है। सेमीकंडक्टर के बारे में आप जानते ही होंगे। सेमीकंडक्टर को आप आईसीस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या फिर माइक्रोचिप्स के नाम से भी।
होता क्या है ना, एक होते हैं आपके कंडक्टर, एक होते हैं आपके इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर कहीं बीच में आ जाते हैं। रीज़न बीइंग कि यहाँ से देखो करंट आराम से पास होता है, यहाँ पे करंट पास ही नहीं होता। सेमीकंडक्टर में ना जो करंट होता है वो कहीं न कहीं रेगुलेटेड मैनर के अंदर पास होता है। अब रेगुलेटेड मैनर में पास होने की वजह से यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। अब ये आपके प प्योर एलिमेंट से भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, या फिर आपके जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं गैलियम आर्सेनाइड, उसके माध्यम से भी इनको बनाया जाता है। कुछ इम्प्योरिटीज़ को इनको ऐड किया जाता है ताकि उसके हिसाब से आपकी मटेरियल की कंडक्टिविटी के अंदर कुछ बदलाव किए जा पाएँ। और इनको ना अलग-अलग जगह में बहुत एप्लीकेशंस हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़, आपके मिलिट्री सिस्टम्स के अंदर, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, क्लीन एनर्जी, सब जगह इनको यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो पॉइंट्स थे ना, यहाँ पे तीनों के तीनों आपके करेक्ट हो जाएँगे। आपका सही आंसर क्या बनेगा? सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल 3 आर करेक्ट। उसी तरह से जो दूसरा होमवर्क था विद रिगार्ड्स टू रेयर डिजीज़ेज़, ये तो काफ़ी ईज़ी था, हमने डिस्कस किया हुआ है काफ़ी डिटेल के अंदर। देखो ये जो पहला पॉइंट कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से रेयर डिजीज़ वो होती है जो कि लेस देन 10,000 हो। यहाँ पे गड़बड़ कर दी, लेस देन 10,000 नहीं, लेस देन 1,000 होता है। तो पहले स्टेटमेंट गलत है, दूसरी बात ठीक है, ये सारी डिजीज़ आपकी कॉमन रेयर डिजीज़ हैं, और तीसरी बात भी ठीक है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है, तो सेकंड एंड थर्ड इज़ करेक्ट, फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है? तो यही एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।